जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हनुमान जी के पॉइंट में। साथियों, हम लोग अपने एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए जो प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं, आज हमारी उसकी 6वीं क्लास होगी। तो जो भी बच्चे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर ज़रूर करिएगा। ज़्यादा समय बचा नहीं है तो मन लगा करके तैयारी में एकदम जुट जाइए आप सब लोग। पहला प्रश्न देखिए, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? क्या कह रहा है? द फेमस केव ऑफ उदयगिरी एंड खंडगिरी आर लोकेटेड इन विच स्टेट? अगर इसकी बात करें तो याद रखिएगा ये कहाँ पर हैं, तो ये गुफाएं आपके उड़ीसा राज्य में देखने को मिलती हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अच्छा, उड़ीसा में ही ध्यान रखिएगा आप लोग, एक भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है जिसको आप लोग भीतरकनिका नेशनल पार्क कहते हैं। और कोई है क्या? तो यही उड़ीसा में ही आपको ध्यान रखेंगे सब लोग कि सिमलीपाल नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेगा। और यही उड़ीसा में ही एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है बरेही पानी नेशनल पार्क। तो ये तीनों नेशनल पार्क्स का नाम याद रखिएगा और उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं याद रखिएगा। अच्छा, उड़ीसा के नए सीएम अभी चेंज हुए, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है, ध्यान रखिएगा, मोहन मांझी। क्या नाम है? मोहन मांझी। और उड़ीसा में चुनाव हुए हैं विधानसभा के, तो विधानसभा की सीटें भी याद रखिएगा, 147 विधानसभा की सीटें हैं। आइए आगे। बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो आप लोग को पता है कि अगर हम बाबर की बात करें तो बेसिकली उसके 4 युद्ध आप लोगों से एग्जाम में एकदम धुआंधार तरीके से पूछे जाते हैं। एक युद्ध पूछता है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है पानीपत का युद्ध। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है वो आपका 1526 में होता है। और किससे किससे? तो बाबर और इब्राहिम लोदी, ये नाम याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी का। और इब्राहिम लोदी को बाबर क्या कर देता है? पराजित करता है। ठीक है जी। दूसरा युद्ध बाबर लड़ता है जिसका नाम है खानवा का युद्ध। और बैक टू बैक अर्थात 1527 में ये युद्ध लड़ा जाता है खानवा का। और ये किसके साथ था? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये युद्ध था राणा सांगा के साथ। इसमें राणा सांगा पराजित हो जाते हैं। अगला युद्ध होता है 1528 में, जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है, जिसको कहते हैं चंदेरी का युद्ध 1528। तो ये हुआ था किसके साथ? तो ध्यान रखिएगा, मेदिनी राय के साथ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट युद्ध जो इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्जाम में पूछता है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध अगर देखेंगे तो ध्यान रखिएगा महमूद लोदी के साथ होता है। कब होता है? तो 1529 में। महमूद लोदी नाम याद रखिएगा। आ जाइए आगे। विच एमंग द फॉलोइंग रिक्रूट द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन? मतलब क्या कह रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपसे एग्जाम में। अच्छा, एक बात बताइए, वित्त आयोग में टोटल मेंबर कितने होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग में टोटल 5 मेंबर होते हैं। इस 5 में से एक होता है आपका जो वित्त आयोग का चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष होता है, और इसमें 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है जी। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद की बात करें तो याद रखिएगा अनुच्छेद 280 में। ठीक है जी। अच्छा, पहला जो वित्त आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा, उनका नाम था केसी नियोगी। क्या नाम था? केसी नियोगी। और वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो हमारा 16वां वित्त आयोग काम कर रहा है, और 16वें वित्त आयोग के अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनका नाम याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया। क्या नाम है? अरविंद पनगड़िया। और इसके पहले 15वां वित्त आयोग था, तो उसके अध्यक्ष हुआ करते थे एनके सिंह। इनका भी नाम याद रखिएगा। और इसके सदस्यों की नियुक्ति अगर आप देखेंगे तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे आइए। भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? ये कह रहा है नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो दिल्ली को बनाया गया वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया था? ये सवाल डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछता है। तो ध्यान रखिएगा 69th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था।
और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, 1991 में किया गया था और इसके तहत दिल्ली को क्या बनाया गया? नेशनल कैपिटल टेरिटरी। अच्छा, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? तो घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। और दिल्ली हमारी कैपिटल कब बनी थी? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली कैपिटल बनी थी 1912 में। ध्यान रखिएगा इसको। आ जाइए आगे। कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जो जोग वाटरफॉल है ना, इसी को ध्यान रखेंगे गरसोप्पा वाटरफॉल भी कहा जाता है। गरसोप्पा वाटरफॉल, या इसी का नाम चेंज करके वर्तमान समय में महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से भी इसको आप लोग जानते हैं। और इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपका शरावती नदी के ऊपर है। कहां पर? कर्नाटक में। अच्छा, अगर पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, तो उसका नाम याद रखिएगा सब लोग, क्या? कुंचिकल वाटरफॉल। और ये कुंचिकल वाटरफॉल कहां पर है? तो ये भी आपके कर्नाटका में ही है। और रिवर अगर पूछे आपसे तो याद रखिएगा, रिवर का नाम है वराही नदी। अच्छा जी, अगर पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, तो उसका नाम याद रखिएगा एंजल वाटरफॉल। और ये जो एंजल वाटरफॉल है, ये दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहीं पर कर्नाटक में ही ना एक बरकाना वाटरफॉल भी आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटका में ही है बरकाना वाटरफॉल, और ये आपको सीता नदी पर मिलेगा। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। आ जाइए आगे। बुक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बात कर रहा है आपसे बुक्सा टाइगर रिजर्व की, तो ध्यान रखिएगा ये आपके पश्चिम बंगाल में है। अच्छा जी, आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में सवाल पूछ चुका है। एक आपका जो टाइगर रिजर्व है, नाम है उसका क्या? तो उसका नाम है सिंगालीला टाइगर रिजर्व। तो सिंगालीला टाइगर रिजर्व ये भी आपके कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कहां पर है आपका गोरुमारा टाइगर रिजर्व, तो ये भी आपका कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। एक और है बच्चा यहीं पर, जिसका नाम है जल्दापारा टाइगर रिजर्व, तो ये भी आपको कहां देखने को मिलेगा? पश्चिम बंगाल में। और बाकी एक तो बड़ा फेमस है जिसका नाम है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। तो इन सबको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कोई सा भी बनता है सवाल। आ जाइए आगे। निम्नलिखित में से किस जल संधि के द्वारा उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग किया जाता है? अब ये सवाल मिलेगा ना एग्जाम में, तो बहुत लोग सोचेंगे कि कहाँ उत्तर अमेरिका है और कहाँ आपका एशिया है। तो एशिया में आपका रूस भी पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और रूस और ये जो नॉर्थ अमेरिका है, इसको अलग करने का काम करता है कौन सा स्ट्रेट? तो याद रखिएगा बेरिंग स्ट्रेट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर पूछे कि किस महासागर को किससे जोड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका बेरिंग जल संधि है ना, बेरिंग स्ट्रेट, ये प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से कनेक्ट करती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आ जाइए आगे। कौन सी नदी उत्तरी अमेरिका के महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको ग्रेट लेक्स देखने को मिलती हैं, जिनको 5 ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है। एक है आपकी सुपीरियर झील, एक है आपकी मिशिगन झील, एक है आपकी ह्यूरॉन झील, एक है आपकी एरी झील और एक है ओंटारियो झील। इन सबका पानी जाकर के गिरता कहाँ है? तो इन सबका पानी जाकर के गिरता है अटलांटिक महासागर में। और ये जो इरी झील है ना, यहीं पर आपको एक बहुत बड़ा वाटरफॉल देखने को मिलता है, जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। यहीं उत्तरी अमेरिका में मिलेगा। और एक नदी है बच्चा, ध्यान रखिएगा, जो इन सबका पानी लेके जाती है ओंटारियो झील में, और वहां से फिर ले जाकर के गिरा देती है कहाँ? अटलांटिक ओशियन में। और उसी नदी का नाम आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा सेंट लॉरेंस नदी। और ये जो सुपीरियर झील है ना, जो ग्रेट लेक्स का हिस्सा है, इस सुपीरियर झील को देखेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपसे एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा, नाम है उसका क्या? सुपीरियर झील। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आ जाइए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? क्या बोला? नेशनल साइंस डे की बात कर रहा है।
तो अच्छा एक बात बताइए, नेशनल साइंस डे पहली बार कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था आपका 1987 में। ध्यान रखेंगे इसको। जो आपका रमन इफेक्ट था ना, जो आपका रमन प्रभाव खोजा गया था, तो ये 1987 में ही खोजा गया था और तभी से याद रखिएगा ये आपका बनाया जा रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस बार के राष्ट्रीय विज्ञान की दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। और ये मनाया कब जाता है? तो ध्यान रखिएगा 28 फरवरी को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। आ जाइए आगे। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो अगर इसकी बात करें तो याद रखिएगा, अगर इनलैंड झील आपसे पूछ रहा है तो उसका नाम हो जाएगा क्या? उसका नाम हो जाएगा आपका सांभर झील। और ये सांभर झील आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा राजस्थान में है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर इनलैंड न देकर के बाहर दे तो याद रखिएगा सबसे बड़ी झील हो जाएगी हमारी कौन सी? चिल्का झील। अच्छा अगर पूछे सबसे लंबी झील कौन सी है, तो सबसे लंबी झील हो जाएगी हमारी कौन सी? वेम्बनाड झील। और सबसे ऊंचाई वाली झील कौन सी है? तो उसका भी नाम याद रखिएगा, उसका नाम है आपका चोलामू झील। ध्यान रखेंगे। आ जाइए आगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस चावल की किस्म को जीआई टैग मिला है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो पूछ रहा है कि विच राइस वेराइटी ऑफ छत्तीसगढ़ हैज गॉट जीआई टैग रिसेंटली। तो अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नगरी दूब राजधान। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा अगर हम बात करें लाल चावल की, तो लाल चावल कहाँ देखने को मिलता है? तो ये याद रखिएगा ये आपके असम में है। आदम चीनी चावल की बात करें तो यह आपके यूपी के वाराणसी में बड़ा फेमस है। और मरचा चावल की बात करें तो ये कहाँ का है? तो ध्यान रखिएगा ये आपके बिहार का है। बहुत बढ़िया। आ जाइए आगे। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में सवाल बनता है यहां से। देखिए समझिएगा जरा। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिन साइंटिस्ट का नाम क्या था? सिडनी बुरार्ड। और सिडनी बुरार्ड ने क्या किया था? हिमालय का रीजनल डिवीजन किया था, नदियों के आधार पर विभाजन किया था। तो होता क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। एक नदी है आपकी सिंधु नदी, एक नदी है आपकी सतलज नदी, एक नदी है बच्चा जिसको आप लोग काली नदी कहते हैं, एक नदी है तीस्ता और एक है ब्रह्मपुत्रा। ये आपको 5 नदियां एकदम याद कर लेना है। कौन कौन सी? एक है आपकी सिंधु नदी, दूसरी कौन सी है? दूसरी आपकी सतलज रिवर, तीसरी आपकी काली रिवर नेपाल से निकलती है, एक है आपकी तीस्ता और लास्ट है आपकी ब्रह्मपुत्रा, या जिसको आप लोग दिहांग नदी कहते हैं ना, हाँ वही। तो इन नदियों के बीच में जो हिमालय पड़ा ना, उसी का नाम अलग अलग रख दिया गया। जैसे सिंधु के और सतलज के बीच में जो हिमालय था उसको कह दिया गया पंजाब हिमालय। अच्छा जी, सतलज और काली के बीच में तो उसको कह दिए क्या? उसको कह दिए कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में तो उसको कह दिए नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय पड़ा उसका नाम रख दिया असम हिमालय। तो इन सारी चीजों को आप दिमाग में बिठा लीजिएगा और राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? कुमाऊं हिमालय। और ये सिडनी बुरार्ड का भी नाम आपसे एग्जाम में पूछता है, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। आ जाइए आगे देखते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? पर्यवेक्षण मतलब सुपरवाइज कौन करता है? ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। सवाल ये कह रहा है कि अगर भारत में आप कोर्ट की संरचना देखेंगे ना, तो सबसे ऊपर है आपका सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे है आपका हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके नीचे जिला न्यायालय वगैरह आ जाते हैं जो अधीनस्थ न्यायालय हैं। तो सुप्रीम कोर्ट रेगुलेट करता है किसको? हाई कोर्ट को। और हाई कोर्ट रेगुलेट करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। तो राइट उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा? उच्च न्यायालय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब एक बात बताइए, कौन सा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 214 बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल है जो है आपका अनुच्छेद 231। क्या कहता है ये कहता है 231 कि एक राज्य का या फिर
कॉमन हाई कोर्ट जो आप कहते हैं ना कि दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय, तो ये लिखा हुआ अनुच्छेद 231 में। और एक अनुच्छेद आपका बड़ा फेमस है, अनुच्छेद 241। ये क्या कहता है कि सभी यूनियन टेरिटरी जो हैं, केंद्र शासित प्रदेश, वो अपना खुद का उच्च न्यायालय बना सकते हैं। और इसी के तहत आप देखेंगे दिल्ली ने अपना 1966 में क्या बनाया था, उच्च न्यायालय बनाया था। और ये जो सुपरविजन का पावर है हाई कोर्ट का, वो किस आर्टिकल में है, तो वो भी याद रखिएगा अनुच्छेद 227 में है। बहुत बढ़िया, आ जाइए आगे देखते हैं। मयूरभंज छऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या बोला, मयूरभंज छऊ। अच्छा जी, अब एक सवाल बनता है आपसे, पूछता है कि बताइए पुरुलिया छऊ कहाँ का है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे पुरुलिया छऊ तो इसको याद रखिएगा, ये कहाँ का है, ये आपके वेस्ट बंगाल का है। अगर आपसे पूछे कि बताइए सेरेक तले नृत्य जो है ये कहाँ का है, तो सेरेक तले याद रखिएगा ये आपके झारखंड का है। बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछे कि यक्षगान कहाँ का है, तो यक्षगान आपके कर्नाटक का है। अगर पूछे कि बताइए कालबेलिया नृत्य कहाँ का है, तो कालबेलिया आपके कहाँ का है, कालबेलिया आपके राजस्थान का है। और महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा, जिसको आप लोग कहते हैं लावनी। और इस क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा क्या, उड़ीसा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए आगे। कथक के प्रमुख विषय हिंदू धर्म के निम्नलिखित में से किस पंथ से जुड़े हुए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर कथक की बात करें तो ये उत्तर भारत में फेमस है, विशेष करके आपके उत्तर प्रदेश वाले रीजन में। कथक को ही याद रखिएगा, और किस नाम से जानते हैं, तो कथक को ही ध्यान रखिएगा नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है आपका। और ये आपके वैष्णववाद से संबंधित है, जो भगवान विष्णु के अनुयायी लोग होते हैं ना, वही आपके कथक डांस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप लोग मुझे जरा कथक से कोई फेमस एक व्यक्ति का नाम कमेंट करके बताइएगा। आ जाइए आगे। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है, भारतीय खेल प्राधिकरण। तो अगर इसकी बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, जो आप इसको कहते हैं ना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये SAI के नाम से बड़ा फेमस है, जिसको आप लोग साइन कहते हैं। ये याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत की सर्वोच्च खेल संस्था कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा यही है आपकी कौन सी, साई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर याद रखिएगा ये आपके नई दिल्ली में है। और कमेंट करिएगा जरा मुझे कि साई के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन से हैं। और इसका जो गठन हुआ था याद रखिएगा वो 1984 में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए आगे। भारत में होम रूल लीग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? होम रूल मूवमेंट की बात कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ध्यान से सुनिएगा। अप्रैल 1916 में आपके तिलक जी के द्वारा पुणे में शुरू किया गया था। तो राइट उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। अच्छा जी, इनको अगर आप देखेंगे तो ठीक इसी के बाद अप्रैल में इन्होंने शुरू किया, और सितंबर 1916 में शुरू कर दिया किसने, तो कहां पर, मद्रास में। और मद्रास में किसने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, तो उनका नाम याद रखिएगा एनी बेसेंट ने चलाया था। बहुत बढ़िया। अच्छा, होम रूल लीग आंदोलन की अगर बात करें तो इनसे मतलब तिलक जी से ज्यादा फेमस रहा किसका, एनी बेसेंट का, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक सवाल बनता है कि जो ये आपके तिलक जी हैं, इनके किसी रचना का नाम बता दीजिए। तो इनकी एक रचना बड़ी फेमस है, जिसका नाम है क्या, गीता रहस्य। ध्यान रखिएगा, मांडले जेल में इन्होंने लिखा था ये गीता रहस्य। इन्हीं को एक व्यक्ति हुआ करता था वैलेंटाइन सिरोल, आप बस सिरोल नाम याद रखिएगा। वैलेंटाइन सिरोल ने इनको क्या कहा था, भारतीय अशांति का जनक कहा था। और इन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था मराठा, और यह अंग्रेजी भाषा में निकलती थी। और एक पत्रिका इनकी निकलती थी जिसका नाम क्या है, केसरी, और केसरी जो थी ये मराठी भाषा में निकलती थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आ जाइए आगे।
निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब होता है उपराज्यपाल, है ना। जैसे दिल्ली में आपके क्या चुने जाते हैं? उपराज्यपाल चुने जाते हैं। तो देखिए टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी, उसमें से 3 में आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं चुने जाते हैं। इनको एकदम रट लीजिएगा। एक है आपका कौन सा? एक है आपका लक्षद्वीप जो आपका यूनियन टेरिटरी है। अच्छा जी, चंडीगढ़ को आप सब लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे, यहां भी आपका उपराज्यपाल नहीं होता है। प्लस ध्यान रखिएगा दादर नागर हवेली तथा दमन एंड दीव दोनों को मिला दिया गया है ना। तो दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव इसमें भी आपको उपराज्यपाल नहीं मिलेगा। तो राइट उत्तर हो जाएगा क्या? दमन और दीव। बहुत बढ़िया, आगे आइए। निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पर्ल एस? ध्यान से समझ लीजिएगा, एग्जाम में सवाल बनता है। अगर हम लोग बात करें किसको, Na2CO3 को, तो इसको आप लोग धोने का सोडा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, धोने का सोडा। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसी को आप लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा सोडियम कार्बोनेट कहते हैं धोने का सोडा। NaHCO3 की बात करें तो ये आपका खाने का सोडा है, इसको आप लोग सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। ध्यान रखिएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। अच्छा जी, अगर हम बात करें CaCO3 तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट चौक वगैरह बनाने में यूज होता है, ध्यान रखिएगा। और पर्लएस कहा जाता है K2CO3 को, जिसको आप लोग पोटेशियम कार्बोनेट कहते हैं। ध्यान रखिएगा पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, इसी को पर्लएस कहते हैं। CGL का सवाल है, ध्यान रखिएगा, पूछता है। आ जाइए आगे। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? क्या बोला? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिसको आप लोग IT एक्ट के नाम से जानते हैं, बड़ा फेमस है, एग्जाम में आता है सवाल। और इसमें 2008 में संशोधन भी किया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो यह आया था आपका कब? तो ध्यान रखिएगा सन 2000 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया। संशोधन कब हुआ? 2008 में हुआ। अच्छा बताइए मुझे कि भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसको आपदा प्रबंधन अधिनियम कहते हैं, ये कब आया? तो ये आया था आपका 2005 में। अच्छा जी बताइए, भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया? सूचना का अधिकार, तो ये भी आया था आपका कब? तो ध्यान रखिएगा 2005 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, ध्यान रखिएगा, ये 2009 में। अच्छा बताइए बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया, जिसको आप लोग जैव विविधता अधिनियम कहते हैं? तो जैव विविधता की अगर बात करें, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पूछता है। जैव विविधता अधिनियम ये आपका आया था 2002 में। अच्छा एक और बताइए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसको आप लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम याद रखिएगा 1972 का है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो उसको भी याद रखिएगा 1986 में आया था बच्चों, भूलिएगा नहीं। आइए, फसल उत्सव नबन्ना किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए नबन्ना आपसे पूछ रहा है, जो एक फसल उत्सव है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। थैंक यू सो मच।